बच्चों, कैसे आप लोग? स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो इस चैप्टर में जो आज आपको बताया जाएगा वो बताया जाएगा सेविंग फंक्शन के बारे में। सेविंग फंक्शन क्या होता है ये, और सेविंग फंक्शन में सेविंग का शेड्यूल जो बनता है वो बताया जाएगा। उसके बाद सेविंग का डिमांड, सेविंग कब जो बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है वो बताया जाएगा। उसके बाद स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, ये 3 चीज़ें आपको बताई जाएगी। चलिए, इससे पहले कि मैं सेविंग वाला बताऊँ, मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? एग्रीगेट डिमांड इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट all the people of a country, that the people of a economy is willing to spend। वो जितने भी खर्चे, जितना एक अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग हैं वो उस अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर जितनी भी जितनी भी इनकम अपना खर्च करने की इच्छा रखते हैं, जितना प्लान टू स्पेंड है, जितना प्लान टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दैट टू बी प्रोड्यूस इन एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड को आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्यों? क्योंकि एक लेखा वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था के सभी लोग सभी वस्तुओं और सेवाओं पे जितना खर्च करने की इच्छा रखते हैं उसे हम एग्रीगेट डिमांड करते हैं। तो खर्च हो रहा है ना, तो इसलिए इसका मतलब ये एग्रीगेट डिमांड है। तो खर्च करना ही एग्रीगेट डिमांड है, जितना खर्च किया जाना है। फिर मैंने बताया कि जो खर्च किया जा चुका है उसकी बात नहीं करेंगे, तो जो खर्च किया जाना है बात उसकी की जाएगी। तो एग्रीगेट डिमांड इज रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर दैट इज टू बी डन, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो खर्चे होने वाले हैं उसकी बात की जा रही है। हम वास्तविक खर्चे यानी एक्चुअल खर्चों की बात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि जितना भी आप खर्चा करेंगे तो खर्चे 2 प्रकार से होंगे। एग्रीगेट डिमांड जो होगा वो 2 प्रकार का होगा, एक कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। फिर मैंने बताया कि आपको एग्रीगेट सप्लाई नाम की एक चीज़ होती है। एग्रीगेट सप्लाई को हम समग्र पूर्ति कहते हैं हिंदी में, और यदि इंग्लिश की बात करें तो एग्रीगेट सप्लाई, आपको पता ही है कि एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अब एग्रीगेट सप्लाई को आप इनकम या जीडीपी भी कह सकते हैं, और एग्रीगेट सप्लाई को हम वाई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड का कर्व बताया था, ऐसे जाता है एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बताया था जो कि ऐसे जाता है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई असल में इनकम लाइन को ही कहते हैं। तो यदि आप इनकम लाइन यहाँ पे खींचेंगे तो ये आपका इनकम लाइन है, लाइन ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है इनकम लाइन को। मैं सारी चीज़ें जो है बड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स की बात करने वाला हूँ। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है इनकम। इनकम हिंदी में कहा जाए तो आय। आय किसे कहते हैं? आय कहा किसे कहा जाए आय? तो अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र की भाषा में आय कहा जाता है उत्पादन को, यानी फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कह लो, प्रोडक्ट कह लो, जिससे जीडीपी का पी बताता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट ही आय है, प्रोडक्शन ही इनकम है, प्रोडक्शन ही इनकम। तो जितना भी प्रोडक्शन हुआ है किसी अर्थव्यवस्था में वो ही इनकम के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लोगों को। तो वो जो इनकम के रूप में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उनमें से आपके पास कुछ इनकम आया, तो भाई मेरे पास यदि कुछ पैसा आ रहा है तो वो भी प्रोडक्शन का ही एक हिस्सा है। आपके पिताजी को जो तनख्वाह मिल रही है वो भी प्रोडक्शन का एक हिस्सा है, तो वो इनकम है। अब आपको जो, आपके पिताजी को जो इनकम मिल रही है, मुझे जो इनकम मिल रही है, ऐसे ही पूरी अर्थव्यवस्था में लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको इनकम मिल रही है। अब ये अपनी इनकम को क्या करते हैं? अपनी इनकम का 2 काम करते हैं, या तो वो इनकम को कंज्यूम कर लेते हैं या फिर बचा लेते हैं, है ना।
या तो आप कंज्यूम कर लोगे या फिर उसे बचा लो। ठीक है, जो बचा हुआ हिस्सा है असल में वही इन्वेस्ट होता है, वो बात की बात। जो बचा हुआ हिस्सा है वही इन्वेस्ट होता है, वो बात की बात। ठीक है, तो कंजम्पशन और सेविंग दो हिस्से हैं इनकम के। पिछले बार मैंने आपको बता दिया है कि कंजम्पशन किसे कहते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेविंग किसे कहते हैं। सेविंग इनकम का वह हिस्सा जो कि कंज्यूम नहीं किया गया है, जिसको उपभोग नहीं किया गया है, वो बचा हुआ हिस्सा बचत है, यानी कि सेविंग है। लीजिए फटाफट हम आपको समझा देते हैं। देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, ये इनकम है और ये कंजम्पशन। मैंने बताया था कि 0, 50, 100, 150 ये इस प्रकार से इनकम हो रही है और कंजम्पशन कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, मैंने बताया था कि 0 इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा और 0 इनकम पे जो कंजम्पशन होगा उसको आप ऑटोनोमस कंजम्पशन कहेंगे, यानी स्वायत्त उपभोग। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाएगा आपका कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा। इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ा। ठीक है, ये जो बढ़ रहा होता है इसको डेल्टा वाई कहते हैं और ये जो बढ़ रहा है इसको डेल्टा सी कहेंगे। डेल्टा क्यों कहेंगे? डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो इनकम में चेंज को आप चेंज इन इनकम कहेंगे या डेल्टा वाई, और कंजम्पशन में चेंज को आप चेंज इन कंजम्पशन कहेंगे या फिर डेल्टा सी। अब मैंने बताया कि आपने कमाया इतना और खर्च किया इतना, तो बचा कितना, वो कहलाएगा सेविंग। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बस आपको इस बात को सोच के चलना है कि बहुत ईजी चीज। 0 कमाई थी और खर्चा कितना था 20, तो बचत थी या नहीं थी? नेगेटिव बचत थी। बचत तो छोड़ो, उल्टा उधार लेना पड़ रहा। फिर आपने कमाया 50, खर्चा किया 60, तो बचत में बदलाव आ गया। अब बचत आपका नेगेटिव ही है अभी भी, पर 10 का है। फिर आपने कमाया 100, खर्चा किया 100, अब आपका बचत क्या है 0। फिर आपने कमाया 50, 150, खर्चा किया 140, अब आपका बचत है 10। कैसे निकाला आपने? देखो भाई, इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दिया मैंने। इनकम में से कंजम्पशन माइनस किया। बचपन में आप नहीं पढ़ते थे, तुम्हारे पास है 10 रुपया, तुमने 2 रुपया का टॉफी ले लिया, बताओ तुम्हारे पास कितना बचा? है ना? तो यही है और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास था 50 रुपया, तुमने 60 रुपया खर्च कर दिया, तो बताओ कितना बचा? भाई बचेगा क्या? उधार लेना पड़ेगा 10 रुपये का और माइनस हो। तुम्हारे पास था 100 रुपया, तुमने 100 रुपया खर्च कर दिया, बताओ कितना बचा? 0। तुम्हारे पास था 150 रुपया, तुमने 140 खर्च कर दिया, बताओ कितना बचा? 10। तो वही बचत है, उसी को बचत कहते हैं। यही सेविंग है भाई, और कुछ नई चीज़ नहीं है। ये बचपन वाली चीज़ है जो पहली क्लास में आपने पढ़ा था, बस वही पढ़ रहे हैं हम दोबारा। नाम अलग रख के हम वही चीज़ दोबारा पढ़ते रहते हैं, बचपन वाली चीज़ें। ठीक है, वही जोड़ घटा को कभी अकाउंट्स कह देते हैं, वही जोड़ घटा को कभी इकोनॉमिक्स कह देते हैं, है ना? लीजिए, तो आपने कमाया 0 और खर्चा किया 20, तो माइनस में आ गया आपका सेविंग 20। आपने कमाया 50 और खर्चा किया 60, तो माइनस में आ गया आपका खर्चा और सेविंग 10। आपने कमाया 100 और खर्चा किया 100, तो आपके पास सेविंग आ गया 0। आपने खर्चा किया 150 और खर्च किया कमाया 150 और खर्च किया 140, तो आपके पास सेविंग आ गया 10। दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो हम यही वो बात है जो कर रहे थे कि
सेविंग कैसे निकाला जाता है? सेविंग इज कैलकुलेटेड बाय कंजम्पशन इज डिडक्टेड फ्रॉम इनकम। जब कंजम्पशन को इनकम में से डिडक्ट कर दिया जाएगा तो वही निकल के आएगा सेविंग। ठीक है, अब सुन लो मेरी बात। फिर हम जो है पढ़ रहे हैं सेविंग फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग फंक्शन? तो सेविंग फंक्शन इज मेरा functional relationship between saving and income। यानी आय तथा उल्टा लिख दिया मैं, बचत तथा आय के बीच फलनात्मक संबंध को बचत फलन कहते हैं। आय तथा बचत के बीच फलनात्मक संबंध को बचत फलन कहते हैं। क्या मतलब समझ में नहीं आया? सुनिए ध्यान से। इट रिप्रेजेंट्स सेविंग corresponding to different level of income। तो ये सेविंग को रिप्रेजेंट करता है आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप। यह आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप, विभिन्न स्तरों के अनुरूप बचत को दर्शाता है। लीजिए मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख दी सेविंग फंक्शन की बात। अब यदि आपको नजर आ रहा हो तो जब इनकम 0 है तो सेविंग नेगेटिव है। इनकम 0 है तो सेविंग नेगेटिव है। ऐसा क्यों? ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से। क्योंकि आय का स्तर 0 होने पर भी when income level is 0 still we have to consume something that is called autonomous consumption। तो हमारे इनकम लेवल्स जो 0 होने पर भी, आय का स्तर 0 होने पर भी हमें कुछ न कुछ कंज्यूम करना पड़ता है, वो स्वायत्त उपभोग कहलाता है। तो भाई जब इनकम 0 है, कंजम्पशन कर रहे हो, तो बचत का है बात का? बचत तो होगा ही नहीं फिर तो बचत नहीं होगा तो इसका मतलब नेगेटिव लेना पड़ेगा किसी से उधार वगैरह। तो जब आप किसी से उधार लोगे तो उसे कहते हैं ऋणात्मक बचत, ऋणात्मक बचत। तो ये दोनों हिस्सा क्या है? ये दोनों हिस्सा है ऋणात्मक बचत। ठीक है, नेगेटिव सेविंग। तो ये ऋणात्मक बचत है। अब आप ध्यान से देखिए, when income is 0, saving is negative। जब इनकम 0 है तो सेविंग नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है भाई? ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से सेविंग जो है वो नेगेटिव। जब आय 0 है तब बचत ऋणात्मक है। यह है स्वायत्त उपभोग
के कारण होता है। बस आवाज बिल्कुल नहीं। When income is increasing, saving also increases. देख लो भाई, मैं कहीं भी झूठ नहीं लिखवा रहा हूँ। जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है ना, सेविंग भी बढ़ रहा है। सेविंग कैसे बढ़ रहा है देखो ध्यान से, पहले -20 था, अब -10 हो गया, तो इसका मतलब 10 बढ़ गया। यहाँ पे भी 10 बढ़ गया, यहाँ पे भी 10 बढ़ गया। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, इनकम 50-50 बढ़ रहा है, तो सेविंग भी बढ़ रहा है, 10-10 करके सेविंग भी बढ़ रहा है। When income increases, saving also increases. This shows पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये क्या दर्शाता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये धनात्मक संबंध को दर्शाता है। जब आय बढ़ती तब बचत भी बढ़ती है। यह धनात्मक संबंध को दर्शाता है। ठीक है। एट अ पॉइंट, एक बिंदु पर सेविंग इज 0। एक बिंदु पर सेविंग 0 हो जाता है। When income equal to consumption, तो सम एक बिंदु पर बचत 0 है, जहां इनकम और कंजम्पशन बराबर है। ठीक है। बट कभी इनकम से ज्यादा सेविंग नहीं हो सकता। मतलब सेविंग कैन नॉट बी मोर देन इनकम, पर कंजम्पशन ज्यादा हो सकता है इनकम से। सेविंग ज्यादा नहीं हो सकता इनकम से, क्योंकि सेविंग जो है वो इनकम का ही पार्ट होता है। सेविंग इज पार्ट ऑफ इनकम। बात आ गई समझ में सारी? तो मैंने जितनी बातें यहाँ बतानी थी तो मैंने बता दिया है। अब मैं इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा, यानी सेविंग कर्व कैसे बनता है। ठीक है। हाँ जी, तो आगे का जो हिस्सा है वो है सेविंग कर्व। सेविंग कर्व क्या है? सेविंग कर्व, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, it is a graphical representation of saving schedule कह सकते हो। तो यह बचत अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण। अब सुन लो मेरी बात। इसके बाद मैंने जितनी बातें आपको यहाँ लिखवाई थी फंक्शन के लिए, वही सारी चीजें इसके साथ भी लिखनी है। लीजिए, ये ध्यान दीजिए जरा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस 2 बनाए हैं मैंने, 2 इस वजह से क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव है और नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव। इधर क्या लिखेंगे हम? इधर इनकम आता है। अच्छा, ध्यान दीजिए कि जब सेविंग है
वो सेविंग हमेशा नेगेटिव से ही स्टार्ट हो रहा है। क्यों नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से माइनस में आता है शुरू में सेविंग। तो जब इनकम जीरो होता है तो सेविंग नेगेटिव होता है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ने लगता है तो सेविंग भी बढ़ने लगता है। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ सेविंग क्या होता है, जीरो के बराबर, जहाँ वो एक्स एक्सिस को कट करता है। असल में वो हिस्सा जो होता है, वो पॉइंट जो होता है, वहाँ सेविंग जो है जीरो होता है, यानी वहाँ पे सेविंग कुछ नहीं। आपके हिसाब से वो सेविंग वाला हिस्सा कौन सा है? 100 वाला। जहाँ इनकम बराबर जीरो होगा, वहाँ से जहाँ इनकम बराबर 100 है उस जगह पे सेविंग कितनी है? जी, ठीक है। अब इसके साथ आप लिख सकते हैं कि बचत रेखा सदैव y अक्ष से ऋणात्मक आरंभ होती। सेविंग लाइन स्टार्ट from negative on wires, और when जब आय बढ़ती है, सॉरी, तो बचत भी बढ़ती है। When income increases, saving also increases. At a point, एक बिंदु पर बचत सोना हो जाता है, जहाँ वह एक्स अक्ष को काटता है। At a point, saving becomes zero, where it cuts x axis। अब सेविंग जो है अपवर्ड स्लोपिंग, ये कैसा है? अपवर्ड स्लोपिंग, ये ऊपर की ओर ढलान। ऊपर की ओर ढलान क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है किस किस के बीच में? सेविंग और इनकम के बीच में। जैसे जैसे सेविंग बढ़ता है और इनकम बढ़ता है, वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ता जाता है। चलिए, तो ये बात मैंने आपको बता दिया। अब मुझे क्या बताना है? स्लोप ऑफ एस लाइन, यानी सेविंग लाइन का स्लोप। हाँ जी, तो ध्यान दीजिए बस यहाँ पे आप कि सेविंग फंक्शन में अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, वो स्लोप पढ़ाने वाला हूँ। स्लोप किसका? स्लोप ऑफ एस लाइन, यानी बचत रेखा का स्लोप। चलिए, मैं दोनों चीजें साथ साथ लेके चलूंगा, क्लियरली समझाता जाऊंगा। ये आपका सेविंग लाइन है, वाई एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस जीरो, वह सेविंग इज जीरो। देखो, स्लोप किसे कहते हैं? स्लोप का मतलब होता है ढलान। तो पहले ये बताओ कि ये पॉजिटिव ढलान है या नेगेटिव ढलान? पॉजिटिव ढलान। तो सबसे पहली बात तो ये पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये है कि
जैसे जैसे इनकम में चेंज होता है वैसे वैसे सेविंग में भी चेंज होता है। लीजिए, अब स्लोप जो निकलता है वो चेंज इन, हमेशा मैंने कभी भी कहा किसी भी लाइन का स्लोप जो निकलेगा, किसी भी लाइन का स्लोप डेल्टा वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एक्सिस, एट वाई एक्सिस में जितना चेंज आया है और एक्स एक्सिस में जितना चेंज आया है उसी को स्लोप कहते हैं। ठीक है, जितना चेंज वाई एक्सिस में आया है, जितना चेंज एक्स एक्सिस में आया है उसको स्लोप कहते हैं, उन दोनों का रेशियो को। तो किसी भी दो पॉइंट को लीजिए और एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे खींचिए, तो इस दो पॉइंट के बीच में इतना बदलाव हुआ है वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिखा था, सेविंग, और इतना बदलाव हुआ है एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिखा है, इनकम। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैंने इनकम लिखा है। बात आई समझ में? तो स्लोप क्या बना, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, यानी वाई एक्सिस में जो चेंज है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस में जो चेंज है, सॉरी, तो वाई एक्सिस पे क्या चेंज है, सेविंग का चेंज, एक्स एक्सिस पे क्या चेंज है, इनकम का चेंज। तो स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब है इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। तो ढलान जो है एक्स एक्स, सेविंग फंक्शन का ढलान जो है, ध्यान दो यार इधर, सेविंग फंक्शन का ढलान जो है उसकी जो डेफिनेशन बनेगी ये है, बचत में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के बीच अनुपात को दर्शाता है। यह बचत में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के बीच अनुपात को दर्शाता है। इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। अच्छा, चलिए इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, इनकम में चेंज कितना है, 50 बढ़ गया, इनकम में चेंज कितना है, 50 बढ़ गया, इनकम में चेंज कितना है, 50 बढ़ गया, सेविंग में चेंज कितना है, 40, नहीं नहीं नहीं, सेविंग गलत ले लिया मैंने, ये तो कंजम्पशन था, सेविंग था -20, -10, 0 और 10। तो सेविंग में चेंज कितना है, 10 का, सेविंग में चेंज कितना है, 10 का, और सेविंग में चेंज कितना है, 10। ठीक है, तो ये रहा इनकम में चेंज और ये रहा सेविंग में चेंज। यदि आपको स्लोप निकालना है तो चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम कर लीजिए। चेंज इन सेविंग कितना है, 10, और चेंज इन इनकम कितना है, 50। इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो आता है 0.2। 0.2 को मैं 20% भी लिख सकता हूं। अच्छा, उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, अभी बताते हैं। ये जो स्लोप होता है ना, इस स्लोप को हम MPS भी कह सकते हैं। MPS का मतलब सीमांत उपभोग, सॉरी, सीमांत बचत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति, इंग्लिश में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये क्या मतलब हुआ, बचत करने की आदत, बचत करने की आदत। अब आपकी बचत करने की आदत कितनी है, आपकी बचत करने की आदत है 20%। मतलब जितना भी इनकम में चेंज होता है उसका आप 20% बचा लेते हो। इनकम में जितना चेंज होता है उसका 20% बचा लेते हो।
गॉट इट? हाय, तो इसे आप MPS भी कह सकते हैं। MPS मतलब सीमांत बचत प्रवृत्ति, और इस MPS को ही हम स्लोप भी कहते हैं। किसका स्लोप? सी लाइन का स्लोप, सॉरी एस लाइन का स्लोप। ठीक है, एस लाइन का स्लोप MPS के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम ऐसे निकाल सकते हैं डेल्टा S डिवाइड बाय डेल्टा Y। तो ये हमेशा बराबर ही आएगा क्या? बिल्कुल, देख लो बराबर ही आएगा। 10 डिवाइड बाई 50 0.2, 10 डिवाइड बाई 50 0.2, 10 डिवाइड बाई 50 0.2। ठीक है, यानी बचत करने की हमारी प्रवृत्ति कितनी है? 0.2, 20%। आ गई बात समझ में? लीजिए, तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन। तो उम्मीद है आपको ये जो क्लास है समझ में आई होगी। सेविंग के बारे में सारी बातें मैंने डिटेल्स में बता दी हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।